तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के बारे में, जो बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन होगा, जिसका पार्ट 1 हमने बना रखा है इससे पहले, और ये उसका दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग लगभग 14 क्वेश्चन की बात करेंगे और काफी अच्छे से उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बिहार बोर्ड का 12th क्लास केमिस्ट्री का अगर आप क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का चाहते हैं देखना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आप वहां उसको पा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर पूरा प्लेलिस्ट आपको मिले तो आप शमशेर अली केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सर्च करिएगा, पूरा प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले कॉलम में, और फिर आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि इससे पहले हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक आपको बता रखा है, उसका सॉल्यूशन बता रखा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले जाकर के उसको देख लीजिए और फिर इसको आप देखें तो आपको समझ आएगी। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है, लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी कि आप क्वेश्चन को लिखें और बकायदा अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और फिर आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए सवाल है PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ज्यामितीय आकार यानी ज्योमेट्री कैसा होगा। पहला ऑप्शन है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल, तीसरा है टेट्राहेड्रल और चौथा है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हिंदी में कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल को अष्टफलकीय कहते हैं और टेट्राहेड्रल को चतुष्फलकीय कहते हैं। तो देखिए PCl5 का जो शेप होता है ये फास्फोरस सेंट्रल एटम होता है और इसके बाद इससे क्लोरीन के 2 एटम इस साइड और फिर एक सामने, फिर एक क्लोरीन का एटम इधर और एक क्लोरीन का एटम इधर जुड़ा रहता है। अगर हम शेप बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। सबसे पहले ट्राइगोनल हो गया, और एक 2D में दिखाना चाहें तो ये एक पिरामिडल और ये एक पिरामिडल, मतलब कि ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिडल है यानी कि 2 का मतलब बाई, और ये पिरामिडल शेप का होता है यानी पिरामिड शेप का होता है, इसलिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। समझ गए? अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कहता ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल किसका हो सकता है? जैसे SF6 का ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल जैसे CH4 बड़ा फेमस है टेट्राहेड्रल, तो CH4 का हो सकता है यानी मीथेन का। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर काफी काम आने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है कह रहा है संक्रमण तत्व है, इनमें से कौन संक्रमण तत्व है? तो संक्रमण तत्व का डिफिनीशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है धातु, अधातु, डी ब्लॉक के तत्व और गैस। एकदम बकलोल वाला एग्जाम्पल दिया है। संक्रमण तत्व सब के सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और इनका डिफिनीशन कहता है, मतलब कॉन्सेप्ट कहता है कि वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल इनकंप्लीट होता है, मतलब अपूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें पूरी तरीके से नहीं भरा होता है, उसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, कहेंगे कि वैसे तत्व जिनका अंतिम डी ऑर्बिटल पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से नहीं भरा होता है उसे संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहते हैं। तो यह डिफिनीशन रहा। तो अब ऑप्शन में देखिए
संक्रमण तत्व तो सबके सब पहली बात की धातु होते हैं, तो ऑप्शन में तो धातु मौजूद है, तो ये सही हो सकता है। कह रहा है अधातु, तो ये बिल्कुल गलत, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं सबके सब धातु होते हैं। ये कह रहा है डी ब्लॉक के तत्व, मतलब डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, सभी धातु को नहीं कहते। देखिए पहली बात कि ये डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, सभी तत्व जो होते हैं ये धातु होते हैं, पहली बात। तो ऑप्शन में तो दिया है धातु, इसका मतलब क्या, सभी धातु की बात हो रही है। तो पहले तो पढ़ते अगर पहले ऑप्शन को तो यही सही मार लेते, अगर यहां तक नहीं आते तो इसीलिए ना आपको दिमाग में रखना है कि पहले पूरा ऑप्शन पढ़े फिर जवाब दे, ठीक है। अब देखिए, तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व धातु भी होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व जिनका अंतिम डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है इलेक्ट्रॉन से, तो वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। अगला कह रहा है गैस। डी ब्लॉक के जितने धातु होते हैं वो सब के सब या तो सॉलिड होंगे या मरकरी केवल एक उसमें वोलेटाइल और लिक्विड होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि गैस तो होगा ही नहीं। तो चलिए आपका ऑप्शन सी सही है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको आप लिख लीजिए और फिर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, आप बना लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको। अगला सवाल है आपका HCF2 का आकृति है। ऑप्शन पहले पढ़ लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। देखिए कह रहा है रैखिक यानी लीनियर, त्रिकोणीय यानी ट्राइगोनल, और कोणिका यानी एंगुलर, और समतलीय यानी प्लेनर। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब हमारा सवाल है HCF2 को क्या कहते हैं। तो HCF2 को जेनन डाइफ्लोराइड कहते हैं और इसकी आकृति यानी शेप आपसे पूछी जा रही है। शेप हमेशा बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। बॉन्ड पेयर मतलब अगर ये एक सेंट्रल एटम है और यहां से एक बॉन्ड इधर गया है, नीचे की तरफ गया है, और इधर की तरफ गया है, इधर की तरफ गया है, जिधर जाए केवल बॉन्ड का शेप देख लेना है, बॉन्ड कैसा शेप बनाएगा और वही उसका शेप होगा। चेक करते हैं इनका आकृति कैसा होगा। ये है जेनन, क्या है, जेनन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है क्योंकि ये ग्रुप 18 यानी ग्रुप 0, जिसको इनर्ट ग्रुप या नोबल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि सब के सब जितने इनके नॉन मेटल होते हैं वो सब के सब नोबल गैस कहलाते हैं या इनर्ट गैस कहलाते हैं। अब देखिए जेनन का जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो फ्लोरीन के पास मतलब जेनन के बगल में 2 फ्लोरीन के एटम हैं, तो एक अगर बॉन्ड बना दे फ्लोरीन के साथ तो ऐसे तो बना सकते हैं। अब जरा चेक करिए, ये बॉन्ड पेयर हो गए कितने, ये बॉन्ड पेयर हो गए। इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ, एक और एक दो यूज हुआ। अभी बच जाएंगे कितने, 6। तो यहां से एक लोन पेयर, यहां से एक लोन पेयर और यहां से एक लोन पेयर। मतलब कि आपके पास अगर हम केवल और केवल शेप की बात करें, आकृति की, तो ये हो रहा है आपका शेप, ये क्या हो रहा है आपका शेप, और ये कैसा हो रहा है, लीनियर, क्योंकि शेप हमेशा लीनियर यानी रैखिक, क्योंकि शेप हमेशा बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि बॉन्ड का शेप देखेंगे कि बॉन्ड का शेप कैसा हो रहा है। अगर यहां स्ट्रक्चर पूछता, मतलब ज्योमेट्री पूछता, ज्यामिति पूछता, तो क्या करते, देखिए ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ऐड करते, तो लोन पेयर हो जाएगा, एक तो प्लेन में मौजूद है, तो प्लेन में मौजूद है तो हो जाएगा प्लेनर, और उसके बाद ट्राइगोनल शेप का है, त्रिकोणीय, तो प्लेनर ट्राइगोनल, और उसके बाद यहां से देखिए एक पिरामिडल और ये 2 पिरामिडल, तो टोटल हो जाता कितने, आपका हो जाता प्लेनर यानी समतलीय, ट्राइगोनल, और फिर बाई पिरामिडल,
ये टोटल इसका ज्योमेट्री हो जाता और लीनियर इसका शेप होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा। समझ गए? अब देखिए, केवल दिमाग में इतना रखिएगा कि जो शेप होगा, आकृति होगा, केवल बॉन्ड को देख लेना है। बॉन्ड अगर ऐसा होगा, मान के चलिए इधर बनाते हैं, अगर मान के चलिए ऐसा है, मतलब उसको उठा करके ऐसे और थोड़ा ऐसे कर दे, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है, मार्कर के शेप का ऐसे है, और अगर इसको थोड़ा ऐसे कर दे, ऐसे एकदम सीधा उठा करके इधर रख दें, तो लीनियर हो रहा है, रैखिक हो रहा है, एक लाइन वाला हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैखिक समझेंगे, यानी लीनियर समझेंगे। और अगर मान के चलिए बॉन्ड का शेप कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसको ट्राइगोनल समझेंगे। बॉन्ड का शेप हमेशा पूरे मॉलिक्यूल, पूरे कंपाउंड के शेप को बताता है, और बॉन्ड के बाद लोन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर के बाद जो लोन पेयर है वो ज्योमेट्री को बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला सवाल है मिथेनॉल का सूत्र है, मिथेनॉल। तो देखिए, अल्कोहल सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड मिथेनॉल होता है, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मिथेनॉल आईयूपीएसी नेम है, जबकि मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। इसका सूत्र पूछा जा रहा है आपसे। सूत्र CH3OH होता है, CH3OH होता है, जिसको मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन में चेक करिए, पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरे की बात करें तो इसको सोडियम मिथॉक्साइड कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल कहते हैं, और इसको मीथेन कहते हैं। इसको सोडियम मिथॉक्साइड कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल कहते हैं, और इसको मीथेन कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 19 नंबर सवाल करने से पहले हम लोग ये जान लें कि मिथेनॉल जो है ये काफी ज्यादा जहरीला होता है, और कभी भी इसको पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा जहरीला होता है। इसलिए ये इंसान के लीवर को खराब करता है, आंख को डैमेज करता है, माइंड को डैमेज करता है ना, और किडनी को भी ले डूबता है। और साथ ही साथ ये इतना जहरीला होता है कि अगर इंसान पहले से अगर कोई शराब न पिए तो एक ही बार में ना जान भी अपना गंवा सकता है। इसका जैसे ही कंपोनेंट बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, मेथेनॉल का निर्माण करना शुरू कर देता है, रिड्यूस होकर के, अपचयित होकर के मेथेनॉल का निर्माण करता है, और आमलेट जैसा ना पेट के अंदर, लीवर के अंदर जाकर के जम जाता है। जब लीवर के अंदर जाकर के जम जाता है तो जहर का निर्माण करता है, और फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, इसको कास्ट अल्कोहल भी कहा जाता है। बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इसको कभी भी आप सेवन नहीं करिएगा, और ना ही किसी को सेवन करने की सलाह दीजिएगा, क्योंकि शराब तो ऐसे ही खतरनाक होता है। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन हमको नहीं लगा कि आपको नहीं मालूम होगा, बिल्कुल आपको मालूम होगा, हम बता भी देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन था बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। सिंपल केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है यह है बेंजीन, और बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। इसका जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो जनरल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये बेंजीन का जनरल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जनरल स्ट्रक्चर है ये। और थोड़ा सा हाइड्रोजन को न दिखाया जाए तो बेंजीन को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो पाई बॉन्ड याद रखिएगा, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है, पाई बॉन्ड इसमें 3 होता है। कितना होता है? 3। कभी कभी ना सवाल ऐसे ही पूछता है कितने पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो अभी हमने बताया कितना? 3। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ये सिग्मा 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 और ये सिग्मा, फिर सिग्मा सिग्मा है ना, फिर सिग्मा फिर सिग्मा, और अंदर बाहर सिग्मा करें मतलब ये पाई ये पाई ये पाई। अब जरा चेक करिए भाई, ये सिग्मा टोटल हो गया, सिग्मा 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 टोटल हो गया। अब देखिए सिग्मा टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद पाई बॉन्ड कितने? 3। पाई बॉन्ड कितने भाई? 3। तो 12 सिग्मा और पाई बॉन्ड 3 होते हैं। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। अगर यही इंपेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछता तो क्या लिखते? इंपेरिकल फॉर्मूला, बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं उसको मूलानुपाती सूत्र। तो क्या कहते? CH। क्या कहते? CH। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि जितना एटम मौजूद होता है उसमें जो कॉमन होता है उससे क्या करते हैं? उसी से भाग दे देते हैं। जैसे 6 और 6 में कॉमन क्या है? 6 से भाग कर देंगे, कितना कट के आ जाएगा? 1 1, मतलब C1H1, मतलब कार्बन एगो हाइड्रोजन एगो, तो कार्बन एगो हाइड्रोजन एगो, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और सिंपल फॉर्मूला है C6H6। इसका निर्माण कैकुले ने किया था, और ये कैकुले स्ट्रक्चर है जिसको सबसे पहले कैकुले ने ओसवाल्ड ने तो बनाया था, लेकिन कैकुले ने इसका जनरल स्ट्रक्चर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल क्या है। 20 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए नीला थोथा हर सही दीर्घई थोड़ा देख लीजिएगा आप। नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट यानी कि 5S2। अगर आपसे यही हरा थोथा पूछता, क्या पूछता? हरा थोथा पूछता, तो आप लिखते फेरस सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट, ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हो गया। यही अगर आपसे व्हाइट यानी कि उजला थोथा पूछता तो आप क्या करते? कहते ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट यानी 5S2। बात क्लियर हो गई। अब देखिए ऑप्शन में ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया था कि CuSO4 5S2, तो आप CuSO4 5S2 ही ठीक लगाइएगा। बात क्लियर हो गई। अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते लगे हाथ, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? रेड लेड आपसे पूछा जा रहा है, हम चर्चा करते हैं उसकी। आप वीडियो में बने रहिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और फिर 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में भी कम से कम शेयर कर दीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड लेड आपसे पूछा जा रहा है। रेड लेड यानी कि लाल सीसा, ऐसे आम भाषा में कहें लाल सीसा कौन होगा? तो देखिए रेड लेड का केमिकल फॉर्मूला ना Pb3O4 कहते हैं, ये मतलब Pb3O4 होता है। तो Pb3O4 को रेड लेड कहते हैं, समझ गए? तो इसलिए रेड लेड का केमिकल फॉर्मूला Pb3O4 होता है। और इसको ना लाल सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है, रेड बर्मिलियन भी इसको कहा जाता है, और इसको हिंदी में लाल सिंदूर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए Pb3O4 आप टिक लगा लीजिएगा। सवाल क्या था फिर से रिपीट कर देते हैं। सवाल है आपका निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? तो ऑप्शन क्या होगा? Pb3O4। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल का सूत्र है, ये कितना नंबर सवाल है देखते हैं। 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल है फिनॉल। फिनॉल का सूत्र, तो फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है? बेंजीन से कितना, मतलब किससे? बेंजीन से
एक हाइड्रोजन हटाने और OH ग्रुप जोड़ने के बाद आपको फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाने और एक OH जोड़ने के बाद फिनॉल प्राप्त होता है। यह है बेंजीन और यह है फिनॉल। तो इसका ना केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला C6H5OH होता है। C6H5OH, फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला C6H5OH होता है। जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो ये OH और ये बेंजीन रिंग। अगर आप ऐसे कैलकुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये फिनॉल है और फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भाई, कितना ऑब्जेक्टिव आपका काफी आसानी से क्लियर हो पा रहा है। ये फिनॉल को और किस नाम से जाना जाता है? कार्बोलिक एसिड। इसको सबसे पहले ना कोलतार की मदद से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? कोलतार की मदद से बनाया गया था। बात क्लियर हो गई? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा लिखते हैं क्योंकि आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ इसके बाद बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए। देखिए 23 नंबर IUPAC नेम से ये सवाल है, मतलब IUPAC नाम पूछा जा रहा है। इसमें सवाल है CH3O C2H5 का IUPAC नेम क्या है? जब भी आपसे IUPAC नेम पूछे तो आप सबसे पहले ना ये चेक कर लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। C2H5 को हम CH2 CH3 लिख देते हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चेक करते हैं। बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए CH3O CH2 CH3, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है जिसके ऊपर 2 लोन पेयर पाया जाता है। जब भी IUPAC ईथर का लिखते हैं तो ये ना अल्कोक्सी अल्केन होता है। ये अल्कोक्सी अल्केन होता है। अल्कोक्सी में भी चेक करते हैं कि अल्क जो है यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट, जिसको वर्ड रूट कहते हैं, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले कौन आता है? तो देखिए इधर जो है मिथाइल ग्रुप है CH3 और इधर है इथाइल ग्रुप। तो मिथाइल यानी M से शुरू करेंगे, इथाइल यानी E से शुरू करेंगे, और ABCD यानी अल्फाबेट में E पहले आता है और M बाद में आता है। तो E को पहले लिखेंगे, यानी E से शुरू होने वाला नाम पहले लिखेंगे। तो इधर हो जाएगा इथॉक्सी, क्योंकि ये अल्कोक्सी होता है। अल्क यानी एथ, अल्क यानी एथ, और ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सी, और उसके बाद अल्केन यानी कि एक कार्बन एटम है तो यहां कहेंगे मीथेन, यानी कि इथॉक्सी मीथेन इसका IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम पूछता तो क्या करते? ये IUPAC है ना। अब देखिए कॉमन नेम रहता तो क्या करते? कहते इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि नाम कॉमन नेम का क्या होता है? इसका रूट कॉमन नेम क्या होता है? होता है अल्काइल अल्काइल ईथर। तो कहते कि इथाइल मिथाइल और फिर लिखते ईथर, ऐसे लिखते। समझ गए? तो चेक करते हैं ऑप्शन। कह रहा है मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन, यानी कि C ऑप्शन सही होगा। समझ गए? आगे बढ़े। तो ये 23 नंबर सवाल था, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC पूछा जाता है। और अब हम लोग 24 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए अब सवाल है ग्लूकोज है, क्या है भाई? कह रहा है ट्राइओज है कि टेट्रोज है कि पेंटोज है कि हेक्सोज है। तो देखिए ये ग्लूकोज है, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये ग्लूकोज, एकदम ध्यान से देखिए, ये ग्लूकोज हम बना रहे हैं और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला भी यहां हम लिख देते हैं। ये C6H12O6, ये ग्लूकोज है।
और उसका स्ट्रक्चर बना रहा है। एकदम ध्यान से देखिए, H2 ये HOH, ये कार्बन, ये OH, ये H, कार्बन, ये H, ये OH, कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया CH2 और OH। देखिए ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो है ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप युक्त एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें 6 कार्बन मौजूद होते हैं। देखिए C6 यानी 1 2 3 4 5 6, और साथ ही साथ इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ये अल्डो और 6 कार्बन के कारण हेक्सोज कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्डो हेक्सोज कहलाता है। ग्लूकोज जो है ये अल्डो हेक्सोज है। क्या है? अल्डो हेक्सोज है। लेकिन अगर अगर फ्रुक्टोज की बात होती तो अल्डो कीटोज होता, अल्डो कीटोज होता। तो और उसमें भी फ्रुक्टोज की बात होती तो कीटो हेक्सोज होता। क्या होता? कीटो हेक्सोज होता। तो अब जरा देखिए अल्डो हेक्सोज यहां हमने लिखा है क्योंकि ग्लूकोज अल्डो हेक्सोज होता है। ऑप्शन में कह रहा है केवल हेक्सोज, तो कोई बात नहीं है, अधूरा लिखा है, कोई बात नहीं है, हम लोग उसको क्या कहेंगे? अल्डो हेक्सोज। मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। बात क्लियर हो गई? तो चलिए इनको नोट कीजिए, फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल है, लिखने लायक नहीं है, आप लोग जानते होंगे। और यह सवाल है कि कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है? तो विटामिन ए, कौन नहीं जानता? विटामिन ए फैट सोलुबल होता है, यानी वसा में घुलनशील होता है, और ये पेट में जाकर के, स्टमक में जाकर के जो फैट मौजूद होता है उसमें जाकर के पचता है। तो चलिए आप लिख लीजिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है। और अब हम लोग इसके आगे 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं और फिर 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सवाल है आपका, निम्न में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? नहीं की बात हो रही है, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जाना चाहिए, पी में नहीं जाना चाहिए। तो ऑप्शन है टीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लेड। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो देखिए टीन जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का, तो पी ब्लॉक का तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 3d10 4p6 है ना, 5s2 और 4d10, और फिर किधर आ गया 5p, कितना आ गया ये 30 10 40 40 और 8 48 और 2 50। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चेक करते हैं थोड़ा। 5p2 बिल्कुल दिख रहा है। ये 4d10 5p2। देखिए p ऑर्बिटल में जा रहा है, तो p ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो होगा p ब्लॉक का तत्व होगा। अच्छा, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्योंकि 13 है, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, p में जा रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि कह रहा है नहीं है, और ये तो है। अगला देखते हैं मैग्नीशियम, कहता है 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि 12 ही है, 2 2 4 6 10 2 12, ये s में चला गया। कह रहा है p का नहीं है, मतलब या तो s में जाना चाहिए, नहीं तो d में जाना चाहिए, नहीं तो f में जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? c ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 27 और 28 नंबर क्वेश्चन की बारी है। लेकिन अगर आप यहां तक वीडियो देख करके देखते हुए आ चुके हैं तो आपसे गुजारिश है
कि आप वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो डिसलाइक करिए फिर जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन कमेंट करके जरूर जाइएगा कि क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले अगले जितने वीडियो हैं आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग 27 और 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये अंतिम पड़ाव है इस वीडियो का। देखते हैं, कह रहा है H2SO4 है, क्या है भाई? अम्ल है, भस्म है, क्षार है, सभी क्या है? देखिए H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, समझ गए? इसका मतलब क्या है? ये अम्ल है, ऑप्शन ए सही है। NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH इनमें से किसे कहते हैं भाई? कास्टिक सोडा को कहते हैं कि धोबिया सोडा को कहते हैं कि कास्टिक पोटास को कहते हैं कि सभी को कहते हैं? कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, धोबिया सोडा का होता है Na2CO3 और 10H2O, ठीक। कास्टिक पोटास का होता है KOH। अब जरा मैच कर लीजिए, ये है कास्टिक सोडा NaOH, इसका मतलब ए ऑप्शन सही होगा। तो अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? फिर से वही बात, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी हम कराने वाले हैं। लगभग शादी ब्याह खत्म हो चुका है और डीजे वगैरह बंद हैं, और डीजे की वजह से ही वीडियो लेट आ रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस जरूर करिए, आप नोट्स जरूर बनाइए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा।